बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान हाजिर है अल्ताफ़ बयानी। और नाज़रीन कराम, बड़ी तेज़ी से सियासी तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये सियासी तब्दीलियाँ और सियासी इक़दामात, सियासी पैच-ओ-ताब कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे और इसका आखिरी अंजाम क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल के बारे में शायद दुनिया का कोई भी नजूमी हो जो सही बता सके। क्योंकि पै दर पे होने वाले वाक़यात और ख़दशात जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और हमें और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वो कुछ होता है या होता रहा है जो शायद दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता या दुनिया के किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता, जो हमारे यहाँ बआसानी हो जाता है या कर दिया जाता है। तो यही आज भी होने जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म जो हैं वो आज पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। याद रहे कि नवाज शरीफ साहब, मोहतरम वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान से जब रवाना हुए थे तो एक आप और हम सुनते रहे हैं और शायद आइंदा भी सुनते रहेंगे। तारीख़ के औराक पर तो ये चीज़ सिब्त हो चुकी है, नक्श हो चुकी है कि वो एक जो है इलाज के लिए तशरीफ़ ले गए थे मुल्क से बाहर। इनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे और इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं था। इंटरनेशनली इसके इलाज के लिए इनको भेजा गया और उनको इस वक्त वो सज़ा हो चुकी थी। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को, सज़ा याफ्ता शख्स को मुल्क से बाहर भेजना ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या था और आज वो वापस आ रहे हैं। तो क्या होगा, क्या होने जा रहा है? और जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। बहरहाल इस पर थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू वक्फे के बाद करेंगे। ये अहम तरीन मौजू ज़रूर है, लेकिन यकीनी तौर पर आजकल का जो अहम तरीन मौजू है, और मैं और आप यकीनी तौर पर हमारे क्रिकेट फीवर या क्रिकेट लवर्स जो हैं वो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, कुछ अच्छी या बुरी खबरें वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप जारी है जी, इंडिया में जारी है और बहुत सारी अच्छे और बुरे वाक़यात साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। लेकिन पहले हम ज़रा पाकिस्तान की पोजीशन जो है उस पर गौर कर लेते हैं कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में अब तक की क्या सिचुएशन रही है और वर्ल्ड कप में इस वक्त कौन सा मुल्क कहाँ खड़ा है। आगे आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं इन मुकाबलों से और कहाँ तक ये पहुँचेगी लड़ाई जिससे हम मैदान में होने वाली लड़ाई की बात कर रहा हूँ। तो 10 ममालिक इसमें आपस में नबर्द आज़मा है, मैं और आप सब जानते हैं। न्यूजीलैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, नीदरलैंड, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ये 10 ममालिक हैं जो आमने सामने हैं और इस बार सिंगल लीग की बुनियाद पर, यानी कि हर मुल्क दूसरे मुल्क से एक मैच ज़रूर खेलेगा। तो इस मरतबा 9 मैचेस खेलने हैं एक टीम ने। तो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जो शायद मैं और आप जानते हैं कि नवंबर कमोबेश पूरा और शायद दिसंबर के दिनों में इसका फाइनल मुतवक्के है। तो ये तो हो गई एक ओवरऑल सूरत हाल आगाज़ की। इसके अलावा पाकिस्तान की सिचुएशन अब तक की देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ने कोई 4 मैच खेले हैं। कल पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई, गो के मार्जिन कल का बड़ा रहा। 300 तकरीबन 62 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन एक मौका ऐसा था जब पाकिस्तान को कमोबेश 70-75 रन चाहिए थे 100 गेंदों पर, नहीं सॉरी 100 रन चाहिए थे 70 या 75 गेंदों पर, 78 गेंदों पर गालिबन। उस वक्त 6 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी। तो क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में ये कोई बड़ा स्कोर नहीं होता और अगर कंसिस्टेंसी के साथ प्लेयर्स खेलते रहें और ख़ास तौर पे जब मुस्तरद तरीन खिलाड़ी मौजूद हों, टेलेंडर्स ना हों, आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मौजूद हों, तो उस वक्त ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क या टारगेट नहीं होता। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट वही हुआ, फिनिशिंग का पाकिस्तान को मसला दरपेश है। हम उस फिनिशिंग लाइन पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, माँ सिवाय एक बड़ा मैच ज़रूर हुआ श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का, और उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े स्कोर को चीज़ किया था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो नीदरलैंड से बड़ी आसानी से जीता है। लेकिन इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं आई हैं अब तक की, और अब तक की तब्दीलियां ना होने की वजह से हो ये रहा है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा।
बैटिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन प्रेशर में जो खेलना और जब बहुत बड़ा स्कोर जब आपके सामने आ जाए, एक अच्छी सी उम्मीद तो बड़ी हुई थी जब 340 से ज्यादा रन बने थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने उसको चेस किया था, तो एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान का मोमेंटम बनता चला जा रहा है। बुरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान नहीं खेला और अच्छे रन हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ बैट्समैन अब तक अपने फॉर्म को बहाल नहीं कर पाए, कुछ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना आगाज कर दिया है। 306 रन पाकिस्तान ने बहरहाल बनाए और ये इतना सफिशिएंट स्कोर नहीं था 368 के मुकाबले में जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें टारगेट दिया था। तो देखने और समझने और सोचने की जरूरत तो जरूर है कि इस वक्त वर्ल्ड कप की अब तक की सिचुएशन में वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं कहूंगा कि वेरी अनफॉर्चुनेट जो है, पाकिस्तान तो 4 में से 2 जीता है और 2 हारा है। जीतने वाली 2 टीमें श्रीलंका से अच्छी जीत कहेंगे हम, लेकिन श्रीलंका इस बार कोई अच्छी टीम बन के नहीं उभर रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो श्रीलंका पॉइंट टेबल पर, आज की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट टेबल पर सबसे आखिरी टीम है। पॉइंट टेबल पर सबसे आखिरी टीम है, तो इससे जीत कर पाकिस्तान ने कोई तुरा इम्तियाज हासिल नहीं किया। नेदरलैंड यकीनी तौर पर टॉप के टैलेंटेड टीमों में से एक है, तो इससे जीतना भी कोई तुर्रा इम्तियाज नहीं हुआ। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान को मैं कहूंगा बुरी शिकस्त हुई है और दोनों ही में पाकिस्तान का जो मसला हुआ वो बैटिंग ऑर्डर का फेल हो जाना हुआ। खास तौर पर अगर इंडिया के खिलाफ हम देखें तो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ, एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो ये एक जो है वर्ल्ड कप जब तक चलता रहेगा, गो कि अभी 5 मैचेस अभी बाकी हैं, 4 हुए हैं, 5 मैचेस बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा आज के वक्त में या आज के इस वर्ल्ड कप में जरूरत है एक अच्छी और बड़ी पार्टनरशिप्स की। और वो पार्टनरशिप्स जो है वो एक अच्छे और प्रोमिनेंट बैट्समैन जिन पर बड़ा तकिया है हमारा, उन्हीं को आगे बढ़ना होगा। कैप्टन बाबर आजम के ऊपर बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और रहती हैं हमेशा पाकिस्तानी को, और क्यों ना हो, उन्होंने कई मौक़ों पर ये करके दिखाया है। गो के क्रिकेट की हद तक, खेल की हद तक ही रहना चाहिए और इससे कुछ ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को अगर छोड़ा जाए, को एक तरफ किया जाए, तो बाकी तमाम ममालिक जो 10 ममालिक हैं वो को बहुत ज़्यादा इसे अना का मसला नहीं बनाते, इससे खेल समझ कर खेलते हैं, अच्छी बुरी परफॉर्मेंसेज आती रहती हैं। लेकिन मैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इसे बहुत ज़्यादा सीरियस भी लिया जाता है। हत्ता कि अगर कोई खिलाड़ी की परफॉर्मेंस मुसलसल गिरती रहे तो उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, उनके घर वालों को, रहने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी या शानदार हो जाए तो लड्डू भी इसी तरह से बढ़ते हैं। तो ये हमारी कौम का एक पैशन है कि दोनों सूरतों में जो है वो बड़े हाई स्केल पर जाके अपना गम भी मनाते हैं और अपनी खुशियों को भी दोबाला करते हैं। वर्ल्ड कप की अब तक की सूरत हाल, न्यूजीलैंड जो है वो सर फहरिस्त है 4 पॉइंट्स के साथ। 4 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है। न्यूजीलैंड ने 8 पॉइंट हासिल किए हैं। रन रेट में थोड़ी सी कमी के साथ भारत भी इस वक्त सर फहरिस्त है, टॉप दूसरी टीम कहूंगा मैं ऐसे। 4 ही मैच खेले हैं और 4 जीते हैं 8 पॉइंट के साथ। इस वक्त भारत भी अपनी एक मुस्तकिल जगह बनाए हुए है और मेरा ख्याल है कि ये टॉप 4 टीमों में से बेहतरीन तरीन टीमों में से होगी। साउथ अफ्रीका ने 3 में से 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 2 जीते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम कहाँ ये जा रहा है, जिन लोगों ने बॉडी लैंग्वेज देखी ऑस्ट्रेलिया की इस बार इस वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स जरूर हैं। गो के कई टीमों का मौका है कि वो आगे जाके उठ सकती हैं। अभी 5, 4, 6 मैचेस बाकी हैं कमोबेश बहुत सारी टीमों के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ज़रूर एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसे चैंपियन टीमों में तस्वुर किया जाता है, वो भी इस मरतबा थोड़ी सी ऑफ कलर नज़र आ रही है। और 4 में से 2 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 4 में से 2 ही मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। जैसे मैंने पहले बताया तो 4 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया की बराबरी पर है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कल मैच 62 रन से हार चुका है। तो ये तो ज़रूर ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल हो गया पाकिस्तान से। अगली टीम जो मेरे सामने है वो है जी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 3 में से 1 मैच जीता है और ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गो के इंग्लैंड के मैचेस, बड़े मैचेस इंग्लैंड के अब तक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी
इंग्लैंड का शुमार बड़ी टीमों में किया जाता है इस वर्ल्ड कप की। तो देखते हैं कि आगे आने वाली सूरत हाल में इंग्लैंड कहां तक पहुंचने में कामयाब होता है। बांग्लादेश ने 4 में से 1 मैच जीता है। नेदरलैंड ने 3 में से 1 मैच जीता है। अफगानिस्तान ने 4 में से 1 मैच जीता है और वो 1 मैच जो अफगानिस्तान जीता है उसने श्रीलंका को मार दी है। और ये एक बड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट कि अफगानिस्तान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अगला मैच जो है पाकिस्तान का गालिबन अफगानिस्तान से ही होना है। तो ये बड़ा अहम और क्रूशियल मैच होगा। पाकिस्तान वैसे भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है किसी हाई स्कोरिंग की वजह से। अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए जो अफगानिस्तान ने अपने पिछले मैच में किया एक बड़ा स्कोर जड़ दिया, अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ही कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब होती है, क्योंकि भारत की जो विकेटें हैं इस बार मुकम्मल तौर पर बैटिंग विकेटें बनाई गई हैं और बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। भारत का हमेशा से ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है उनके ग्राउंड्स का, उनकी पिचों का, उनके विकेट्स का, कि वहाँ पर एक बड़े स्कोर बनते रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल ये साफ होता नज़र भी आ रहा है। तो जब इस किस्म के मैचेस हों, इतने तेज़ी से रन्स बन रहे हों और चेस करने पर पाकिस्तान वैसे ही थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार है। मैंने कहा ना कि ये बड़ा अच्छा साइन था जब पाकिस्तान ने 340 से ज़ायद रन को चेस किया और जीत हासिल की थी बड़ी आसानी के साथ। तो लोगों को लगा था कि इस बार मॉरल हाई है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने की बैटिंग लाइन ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अब तक। 5 मैचेस अभी बाकी हैं, उम्मीदें बाकी हैं पाकिस्तान के लिए भी। तो फिर बात करता हूँ अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान ने 4 में से 1 मैच जीता है और श्रीलंका अनएक्सपेक्टेडली मैं ये कहूँगा कि श्रीलंका कम से कम इस लेवल पर तो नहीं थी। नो डाउट कि श्रीलंका की टीम स्ट्रगलिंग पोजीशन में है और श्रीलंका में ऐसे कई मामलात और हालात रहे हैं जिसके बाइस देखें आपकी मुल्क के कई हालात का असर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। जिस तरह आपके घर के किसी माहौल का, घर के किसी हादसे का, घर में होने वाले किसी भी मामले का असर आपकी अपनी ज़ात पर, आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही किसी मुल्क की सूरत हाल, मजमूई सूरत हाल को अगर देखा जाए तो श्रीलंका पर इसके असरात वाज़े होते नज़र आ रहे हैं। और श्रीलंका ने 3 में से 1 भी कामयाबी हासिल नहीं की। श्रीलंका की मुआशी सूरत हाल से मैं और आप वाकिफ़ हैं और कमोबेश डिफ़ॉल्ट की सूरत इख्तियार कर गया मुआशियाती तौर पर। तो असरात, मैंने फिर कहा कि असरात होते हैं और ये असरात हमें होते हुए नज़र भी आ रहे हैं और श्रीलंका ने 3 में से 1 भी मैच नहीं जीता। तो ये अब तक की सूरत हाल रही है और बड़ी हौसला अफजा भी है कुछ टीमों के लिए। मैं इस मरतबा न जाने क्यों मुझे ये कहने में कोई आर नहीं होनी चाहिए कि 2 टीमें जो इस वक्त टॉप पोजीशन पर हैं उन्हें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फाइनल खेलेंगी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार फाइनल में मैं जो है साउथ अफ्रीका को देख रहा हूँ। साउथ अफ्रीका वाज़े तौर पर मुझे नज़र आ रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो गो के पॉइंट टेबल पर शायद वो सर फहरिस्त नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका मुझे इस बार एक चैंपियन रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है और वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में जिस अंदाज से तेज़ी आ रही है कि पाकिस्तान भी इसी सूरत हाल से हो। फिल वक्त तो कुछ कहना नामुमकिन है, अगले 2 मैचेस तक यकीनी तौर पर पाकिस्तान को कुछ जो मैचेस बाकी हैं उसमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मैच बाकी है, इसमें बांग्लादेश से पाकिस्तान का मैच बाकी है। इसके अलावा 3 मैचेस जो हैं वो टॉप टीमों से होने हैं। 2 मैचेस में कहूँगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान और बांग्लादेश से थोड़े से ईजी के, लेकिन इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में ईजी किसी को भी नहीं लिया जा सकता। तो ये 2 टीमें तो ईजी हो सकती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये आसान नहीं है। ये बड़ी टीमें हैं और ये 2 मैच जिसे हम कहेंगे 2 हल्के मैच, इनसे पाकिस्तान को अपना मोमेंटम गियर अप करना होगा जीत का और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से मार के करने होंगे। हार और जीत गेम का हिस्सा है। एक अच्छी और प्रॉमिसिंग हार भी जो है वो आपकी जीत के बराबर होती है। क्रिकेट में एक ही टीम ने आगे बढ़ना होता है, एक ने जो वो पीछे रहना होता है। लेकिन अगर हमारी कोशिशें नज़र आएँ ग्राउंड में होती हुई और कुछ प्लानिंग्स होती हुई नज़र आएँ, कुछ बैट्समैन थोड़े से एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, तो वी होप सो कि पाकिस्तान भी, जहां मैंने साउथ अफ्रीका का जिक्र किया, अगले 2 मैचेस के बाद पाकिस्तान को भी हम इसी फहरिस्त में शामिल करें कि ये पाकिस्तान भी सेमीफाइनल कम अज़ कम या टॉप क्वालिफायर्स के अंदर, टॉप 4 या 5 के अंदर ज़रूर हमें आती हुई नज़र आएगी। तो नाज़रीन, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मुल्क की
अब तक की इंतहाई गर्म तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हूं और अब थोड़ी सी सियासी गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 वनडे क्रिकेट यकीनी तौर पर जिस पर जिक्र हुआ और मैंने बताया आपको कि टीमों की पोजीशन क्या है और कौन सी टीम आगे पीछे होने की मुतवक्के हैं। पाकिस्तान के लिए हमारी दुआएं हमेशा से हैं और फिर रहेंगी कि पाकिस्तान कम अज़ कम टॉप 4 या 5 में आके कुछ क्वालिफायर्स की तरफ जाए। मौजूदा गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की, और मैंने आगाज़ में कहा था कि पाकिस्तान में वो कुछ हो सकता है, हो रहा है जो किसी भी मुल्क में या बहुत कम ममालिक में सोचा या देखा जा सकता है, यानी कि जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में हो जाता है और होता रहा है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सद अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान के एक देरीना लीडर जो हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में कदम बोसी फरमा चुके हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब तक की इतलात के मुताबिक जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम में मौजूद हूँ वो इस्लामाबाद में लैंड कर चुके हैं। आपको याद होगा मैंने आगाज़ में भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलाज की गर्ज से तशरीफ़ ले गए थे बैरून मुल्क इलाज के लिए, और इसके बाद फिर अब इनकी वापसी हुई सालों के बाद। जिस वक्त वो इलाज के लिए गए थे उस वक्त उनको प्लेटलेट्स इनके बड़े डाउन हुए थे और ये आर्जा लाहक था, और फिर नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा अदालतों के स्टैम्प पेपर पर, और इसमें जो ज़मानत थी यानी कि जो ज़मानत जिस शख्सी ज़मानत पर भेजा गया था वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की थी, और वो स्टैम्प पेपर और फिर वो स्टैम्प पेपर के बाद आज उनकी वापसी हो रही है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को वेरी अनफॉर्चुनेट उस वक्त सज़ा हो गई थी, तो आके इन्हें पहले ज़मानतें करानी थी या ज़मानत होनी थी। तो अब तक की सूरत हाल और अब तक की जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये सारी सहूलतें जो हैं वो एयरपोर्ट पर ही फराहम कर दी गई हैं या कर दी जाएंगी, और जिस तेज़ी के साथ इनकी डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम कहते हैं कि वो आज़ादी के साथ पाकिस्तान में चहलकदमी फरमा सकें, घूम फिर सकें, तो इनको ये सहूलतें सारी एयरपोर्ट पे ही आज मुहैया की जा रही हैं या कर दी जाएंगी। तो इसके बाद नवाज शरीफ साहब कम अज़ कम ज़मानत पर या बैल पर होंगे। इसके बाद वो जब तक पाकिस्तान में हैं वो अपने केसेस को फेस करते रहेंगे, और 2-3 मुख्तलिफ आराएँ हैं ज़रूर हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद भी विलिंग हैं कि वो अदालतों का सामना करना चाहते हैं। कुछ एक हल्के का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब को सब कुछ जो है वो प्लेट में रख के देने की कोशिश की जा रही है। तो ये आगे आने वाला वक्त ये क़ब्ल वक्त होगा कि हम किसी भी ऐसी बात पर जो एग्जिस्ट नहीं करती सिर्फ नज़र आ रही है, यानी कि शुबे की बुनियाद पर हम किसी चीज़ को जो है इस हद तक अथेंटिक नहीं कर सकते। लेकिन आगे आने वाले दिन ये इस बात को मज़ीद वाज़े कर देंगे, और जो गुजरे हुए दिन हैं इन्होंने इस पर थोड़ी सी अपनी मोहर तो ज़रूर सब्त की है कि वाकई कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि हर चीज़ जो है अगर एयरपोर्ट पर ही सारी डॉक्यूमेंटेशन वो जो इन्हें कोर्ट पे जाके करनी थी वो एयरपोर्ट पर हो रही है, तो यकीनी तौर पर दर पर्दा हमें सोच लेना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। नवाज शरीफ साहब यहाँ से अपने इन केसेस से छुटकारा हासिल करके अपने इन मामलात को जो इनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे मुक्ति तो नहीं पा सकेंगे। बहुत सारे सीनियर तरीन वकला जो हैं वो ये कहें कि ये इन्हें फेस तो करना होगा, शायद वक्ती तौर पर थोड़ा रिलैक्सेशन ज़रूर मिले, लेकिन ये केसेस ख़त्म नहीं होने जा रहे फौरी तौर पे। और पाकिस्तान में मैंने फिर कहा कि हमारे मुल्क में ऐसा हुआ है माजी में भी और आइंदा भी हो सकता है, तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ से नवाज शरीफ साहब ने एक बड़े जुलूस या बड़े कॉन्वॉय के साथ जो है
वो ट्रैवल करना है मीनार पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद से मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां हैं और यकीनी तौर पर कोशिश यही है कि नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर इस्लामाबाद से निकलें और फिर वो लाहौर तक जाएं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो राय अम्मा हमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती रही, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उससे मिलती रही, माजी की बात कर रहा हूँ, अब से चंद माह पहले तक, तो नवाज शरीफ साहब को, इनकी पार्टी को, मुस्लिम लीग नवाज की मैं बात कर रहा हूँ, मुश्किलात थी। पंजाब में बड़ी मुश्किलात का शिकार थी ये जमात, और यकीनी तौर पर क्यों ना हो, क्योंकि जिन जमातों के लीडरान जो हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, कुछ थोड़ी सी आवाम अब इतनी बाशऊर तो ज़रूर हो गई है कि वो सोचने पर मजबूर होती है कि किस अंदाज से इस सारे सिलसिले को देखा जाए। गो कि इलाज भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल इलाज के लिए और इलाज के दीगर मामलात के लिए मुल्क से बाहर रहना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ज़रूर रहता है हमेशा की तरह। और आवाम जो है वो एक आवाम और उस पार्टी की लीडरशिप के दरमियान एक गैप सा हमें नज़र आता है। पाकिस्तान में इलाज की सहूलतें 3 मरतबा के वज़ीर आज़म अगर इतनी सहूलतें भी पैदा नहीं कर पाए कि आम आदमी तो नहीं, इनके जैसे एक मोतबर तरीन हस्ती को, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म को भी ये जो है सहूलत हासिल नहीं है पाकिस्तान में, तो बड़ा मुश्किल होगा, मुश्किलात होंगी आगे आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे लोगों को। तो ये मेरा और आपका तज्ज़िया है। रियासत क्या सोचती है इस बारे में, ये आगे आने वाले वक्त बताएगा। तो नवाज शरीफ साहब यहाँ से, मैंने बताया, नवाज शरीफ साहब को ट्रैवल करना है एक बड़े जुलूस और हुजूम की शक्ल में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर। मीनार पाकिस्तान का जो जलसा है, मीनार पाकिस्तान, जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान को भरना, मीनार पाकिस्तान एक पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो जलसा करने के लिए सबसे बड़ी जगह है। यानी कि मीनार पाकिस्तान के जलसे से वाबस्ता किसी भी जमात का पोटेंशियल देखा जाता है कि जो भी मीनार पाकिस्तान को भरने में कामयाब हो जाती है, कहा यह जाता है कि ये पंजाब की नुमाइंदा जमात है। शायद ये एक आम तासुर है कि मीनार पाकिस्तान को जो भी जमात भर लेगी। और हमारे यहाँ तो यकीनी तौर पर एक खाने पीने के सिलसिले भी हैं कि कीमे वाले पराठे हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा, करोड़ों का, लाखों का नहीं करोड़ों का, बल्कि अब तो ये कहानी अरबों पे पहुंची है, का अखराजात होते हैं। उन सब को मिलाकर अगर कोई मीनार पाकिस्तान को भर दे, इसके मिलाकर भी भर दे, तो भी जो है वो ये बड़ा नेक शुगून करार दिया जाता है हमारी सियासत के माहौल में, हमारी सियासी वाबस्तगी में, हमारे सियासी माहौल में। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब का बड़ा इम्तिहान होगा। मुझे नहीं पता कि इनके निकलने के बाद वो कब तक अपने जुलूस की शक्ल में लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर पहुंचेंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान को इस बार भर पाएंगे या नहीं, तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भरने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी असेसमेंट जो है वो अब तक यही है कि ऐसे इंतजाम तो ज़रूर मुस्लिम लीग नवाज ने किए हैं कि वो मीनार पाकिस्तान को एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ पीपल, यानी कि आवाम की एक एवरेज तादाद नहीं बल्कि एवरेज से ओवर एवरेज तादाद में भरने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि ये इनके लिए टेस्ट होगा, ये बहुत बड़ा टेस्ट था नवाज शरीफ के लिए। आना है, नहीं आना है, नहीं आना तो क्यों नहीं आना, और आना है तो क्यों नहीं, कैसे आना है। श्योरिटीज़ की भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो इस पूरे सिलसिले के साथ जुड़े रहे नवाज शरीफ के साथ, कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत में एक लेवल प्लेइंग फील्ड देकर एक अच्छे मकाम पर, नो डाउट के और बहुत सारी जमातें हैं जो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें एक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पर अपनी एक बयान ज़रूर दाग दिया था, लेकिन माफ़ कीजिएगा। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ हैं। तो जब वो लाइक माइंडेड लोग, वो इदारे जब नवाज शरीफ के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब का इस्लामाबाद में से निकल कर लाहौर के मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है, मैंने फिर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सफिशेंट, एक अच्छी और बड़ी तादाद आवाम की वहाँ पहुँचने में कामयाब होगी। उन्हें लाने का मसला, मैंने फिर कहा कि
लाया कैसे जा रहा है, ये दूसरा सवाल है। लेकिन अवाम का वहाँ तक आ जाना शायद किसी भी पार्टी की एक कामयाबी ज़रूर होती है, और ये इस पर शायद आज मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पूरी उतरती हुई नज़र आ रही है। ये तो हो गया नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान का जलसा, और शायद मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने कहा, कि मीनार पाकिस्तान को भरने में कामयाब भी हो जाएंगे। इलेक्शन की बात, इलेक्शन जो है, नवाज शरीफ साहब का क्या मुतालबा इलेक्शन का है या नहीं है? कौन इलेक्शन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, कौन सा लीडर लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, कौन सा निशान रहेगा या नहीं रहेगा, ये तमाम सानवी बातें हैं। पहला सवाल जो अवाम या खवास तमाम ही कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन होंगे, क्या नवाज शरीफ के मुतालबात में बहुत सारे मुतालबात वो आज भी पेश करने वाले होंगे। एक मुतालबा इलेक्शन का भी होगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, और वो 90 दिन के इलेक्शन अगर होने को हैं तो नवंबर में हो रहे हैं, लेकिन अगर लेट भी हुए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो क्या नवाज शरीफ साहब को सूट करता है कि ये इलेक्शन नवंबर, दिसंबर या जनवरी में हो जाए? मेरा ख्याल है कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़ जो है फौरी तौर पर इन इलेक्शन के लिए तो तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ को मज़ीद थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, सियासी तौर पर स्ट्रेंथन करने के लिए। पंजाब का एक पंजाब गिर दौरा जो है, पूरे पंजाब के चप्पे चप्पे में इन्हें अपनी जो है नकलो हरकत को बढ़ाना होगा, और इतना वक्त तो ज़रूर चाहिए नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नवाज़ को पंजाब में अपनी जड़ों को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जमातों ने अपने कदम इंतहाई मजबूती के साथ जमा लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौके पर पंजाब में एक मौके पर आज से कोई साल भर पहले की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डेरा जमाने की कोशिश की थी जरदारी साहब ने, लेकिन गालिबन किसी भी वजह तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी वजूहात जो हैं वो बताई भी नहीं जाती, लेकिन किसी वजह से उन्हें नाकामी हुई और उन्हें फिर वापस उसी सिंध कार्ड की तरफ लौटना पड़ गया। तो बहरहाल ये तो पीपल्स पार्टी पे आइंदा किसी और मौजूद में बात करें, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब एक अरसे के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और तो आज सारी बातें जो है हम नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ के कॉन्टेस्ट में करने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन जहाँ पर मैंने अपनी बात का आगाज़ किया था कि इलेक्शन क्या देख रहे हैं, क्या अवाम की ये ख्वाहिश कि 90 दिन में इलेक्शन हो, नवाज शरीफ साहब की भी ये ख्वाहिश होगी? ये एक सवाल भी है, मासूमाना सवाल भी है, और एक मुदब्बिराना सवाल भी है, अवाम का भी है, खवास का भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को ये इलेक्शन सूट नहीं करते, और नवाज शरीफ साहब के मुतालबात में कम अज़ कम 90 दिन का इलेक्शन या जल्द इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहा, फौरी तौर पर तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इन्हें अंदाज़ा हो गया कि जो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी वो इन्हें मुहैया कर दी गई है, इनकी दानिश में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो इनको मुहैया कर दी गई है, तो वे भी आगे आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो इलेक्शन डिले के बजाय इलेक्शन को जल्दी कराकर भी किया जा सकता है। तो ये एक सवालिया निशान है हम सब के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए, और शायद इसका फैसला मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर ही कर देगी। आज का बयान जो है वही कर देगा, आज का खिताब जो है वही कर देगा कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन चाहिए, जल्द इलेक्शन चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन चाहिए या नहीं। तो ये सवाल आज हम छोड़े जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के इस हिस्से में कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं, और अगर जाना चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी पंजाब में इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, और अगर वो नहीं चाहते तो वो कितना स्ट्रेंथन करना चाहते हैं पंजाब में अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को मुतहरिक करना होगा। और ख़ास तौर पे जिन केसेस में नवाज शरीफ साहब को छुटकारा हासिल करना है, क्या नवाज शरीफ साहब खुद ग्राउंड में हमें नज़र आएंगे, ग्राउंड में उतरते हुए नज़र आएंगे, इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे, या गुज़िश्ता जो असम्बलियों में कवानीन पास हुए हैं इसका फ़ायदा उठाते हुए नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन का मौका दिया जाएगा, या नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर रहेंगे। कि हालिया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो कुछ अजीब सा था, उसकी कई इंटरप्रिटेशंस आई हैं, मुख्तलिफ वकला जो है उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसके मुताबिक इसका इतलाक़ अगर आज से कर दिया जाए तो माजी पर इसका इतलाक़ नहीं होता, यानी कि माजी पे जिन जिन लोगों को रोका गया है वो रुके रहेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि किसी और ऑर्डिनेंस की किसी हिस्से की तरफ रहते हुए
उनको मौका दिया जाएगा। तो लेट्स सी, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं, इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, आगे आने वाला हफ्ता जो है ये बड़ा अहम होगा। और वी होप सो कि अगले हफ्ते में हम नेक्स्ट सैटरडे को हम कोई अच्छी और प्रॉपर और सॉलिड गुफ्तगू कर सकें इलेक्शन के हवाले से। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया में होने वाला सबसे अंदोहनाक हादसा या जंग जिस पर हर आंख अश्कबार है और यकीनी तौर पर दिल दहल जाता है जब ये मनाजिर मैं और आप मीडिया स्क्रीन पर देखते हैं। मीडिया इन चीज़ों को तो खैर बड़ा हाईलाइट करके दिखाता ही है, और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक पूरी तारीख़ी हैसियत इस इलाके की, इस ख़ित्ता अर्ज़ की जो कि फ़लस्तीन या इसराइल कहलाता है, इसकी मैंने एक तवील गुफ्तगू की थी इस पर, और इसको मैंने एक तारीख़ी हवालों से समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों मज़ाहिब के लिए ये एक अहम तरीन और मोतबर तरीन ख़ित्ता ज़मीन है, और क्यों इस पर जो है इस पर इतनी ज़्यादा चुपकलिश नज़र आती रही, क्यों इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, क्यों ये जंगों पे जंगें होती चली जा रही हैं। और अब की इस जंग में तो ऐसा आगाज़ में लगा था कि कोई तीसरी जंग अजीम तो नहीं होने जा रही, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होने जा रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कुछ होता हुआ आगाज़ में तो थोड़ा सा पाकिस्तान तो पहले खामोशी रहा, फिर पाकिस्तान की रियासत ने इस पर अपना कुछ यकीनी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़रूर दिया है हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में। और इसके बाद तैयब उर्दुगान, तुर्की के सदर, जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उन्होंने भी कुछ अल्फाज अदा किए हैं। और सबसे पहले अगर मुस्लिम ममालिक की बात करें तो सबसे पहले ईरान ने दो टोक अल्फाज में, ये बड़ी अहम तरीन बात है कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो बड़ा टोक इस मामले में बड़ा दो टोक अपना मौक़िफ़ बयान करता है, और उसने खुलकर जो है इसराइल की मज़म्मत की और फ़लस्तीन को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। तो ये एक हमेशा से गुड जेस्चर रहा है ईरान का उम्मा, मुस्लिम उम्मा के हवाले से। तो ये तो हमेशा से मैं और आप देखते रहे हैं। और पाकिस्तान न जाने क्यों ऐसी जिसारत नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, दुनिया की एटमी ताकतों में से एक है, जबकि ईरान को अगर देखा जाए तो ईरान एटमी ताकत भी नहीं है, और ईरान तो कई पाबंदियों की जद में रहा है और अब भी है। बहुत सारी पाबंदियां ईरान पर आज भी हैं, लेकिन तमाम पाबंदियों की परवाह किए बिना ईरान जो है बुबांग दहल जो है वो अपनी गुफ्तगू करता है, अपना बयानिया बयान करता है, और आंखों दुश्मन को और बड़े ममालिक को आंखों में आंखें में डाल के बात करता है। लेकिन पाकिस्तान का भी इस किस्म की सिचुएशन में न जाने क्यों अब तक नहीं आया। और हमने अपने लोगों को तो बड़ी आंखें दिखाई हैं, लेकिन दुनिया को और इस्लाम के दुश्मनों को आंखें दिखाने में शायद हम थोड़े से पीछे रहे। तो यही एक बार फिर भी हो रहा है। और पाकिस्तान ने मजम्मत तो की है, रिवायती मजम्मत। इससे पहले भी हम ड्रोन के लिए भी करते रहे, जो बाद में हमें पता चलता रहा कि हम ड्रोन की मुखालिफत ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने ड्रोन चलाने हैं तो आप चलाते रहें। तो ये माजी में हम सुनते रहे हैं। तो शायद इस वक्त भी यही है कि हम मजम्मत तो करेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें हमारी आवाम को थोड़ा सा ठंड सत्तू पिलाना है। तो ये तो आवाम के लिए तो ज़रूर है, लेकिन आपने जो करना है वो करते रहें। इस पर कोई एक सॉलिड या ठोस अमली कदम जो है वो मुस्लिम उम्मा की जानिब से होना चाहिए था, OIC की तरफ से होना चाहिए था, हंगामी इजलास होने चाहिए थे हमारी उम्मा के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC, दुनिया को तेल फराहम करने वाला, मतलब कोई 50% से 70% तेल जो है वो मुस्लिम ममालिक बयान करते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हमारा अपना इत्तेहाद पारा हुआ है। और तो फिर फ़लस्तीन की कौन आवाज़ सुनेगा, जब हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा,
तो वो बेचारा, वो मुल्क जिस पर तो कब्ज़ा होते होते उसकी पूरी खित्ता ज़मीन को ही हड़प करने की कोशिश हो रही है, उस पर उसकी कौन आवाज़ सुनेगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमास का ये अचानक हमला क्या क्या बताना चाह रहे थे हमास या हमास के वो लोग। क्या जुल्म इस हद तक बढ़ गया था? क्या मज़ीद इसे तूल नहीं दिया जा सकता था? अपने आप को मज़ीद कैपेबल नहीं किया जा सकता था? आप दुश्मन, अपने से बड़े दुश्मन, अपने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता दुश्मन, असलहे से लैस दुश्मन को कभी तंग करेंगे तो उसको रिटेलिएशन का मौका देने के बराबर होगा ये। और ये रिटेलिएशन का मौका दुनिया को भी मिला। अमेरिका ने और यूरोप ने फौरी तौर पर इसराइल की हिमायत का ऐलान किया और हमास की मुखालिफत का, हमास के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, जिसका खमियाजा उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। इसराइल जब अपनी बमबारी पर आता है तो यकीनी तौर पर मैं और आप शाहिद हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी इसका शाहिद है कि वो फिर आओ देखता है ना ताओ, जो उसूली नॉर्म्स होते हैं किसी भी वॉर के, किसी भी जंग के, जो बुनियादी हुकूक होते हैं उस जंग के भी कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं दुनिया में कि बच्चों, ख़वातीन पर हमले नहीं होंगे। ये हमारी इस्लामी कानून भी रहा है। और आबादी पर बमबारी नहीं होगी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो रहेंगी, महफूज रखा जाएगा, उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे मुल्क की तरह इसराइल भी जो है वो न आओ देखता है न ताओ, पल पड़ता है उस पर जिस अंदाज से भी इसराइल का। लेकिन हुआ ये है कि मैंने पिछली दफ़ा आपको एक रेशो बताया था कि एक इसराइली की वफ़ात, या मैं मौत ही कहूँगा, एक इसराइली के जाने पर, उसकी जान के जाने से कोई 7, 8 या 10 फ़लस्तीनियों की जान ले ली जाती है। 10 गुना ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान जो है, और माली नुकसान तो खंडर बना दिया इन्होंने, लेकिन जानी नुकसान की मैं बात करूँ तो एक के बदले कमोबेश 8-10 का रेशो है फ़लस्तीनी और इसराइली के दरमियान। कैसे रुकेगी, कैसे थमेगी ये जंग? तो इस पर मैं कहूँगा कि कुछ थोड़ी सी उम्मीद की एक किरण, जहाँ से अब तक बहुत कम आवाज़ उठी है, और जो अगर आवाज़ उठी भी है तो वो इसराइल को तस्लीम करने के बहुत सारे रूमर्स और अफवाहें फैलती रहीं एक मुल्क की जानिब से, जो इस्लामी उम्मा का एक बड़ा और पोटेंशियल मुल्क है, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की जानिब से इस बार एक अहम तरीन बयानिया तरतीब दिया जा रहा है। माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है कि सऊदी अरब ने भी इस मसले पर कुछ देर से सही लेकिन दुरुस्त सही कि 1967, कहा यह है कि 1967 की जो हुदूद व क़ुयूद थी उस पर जाना चाहिए दोनों ममालिक को। क्या ये पॉसिबल होगा? 1967 में तो कुछ और ममालिक भी इस टेरिटरी का, इस ज़मीन का हिस्सा हुआ करते थे, शाम, उर्दन और भी बहुत सारे। यानी कि 67 पे जाना का सऊदी अरेबिया का जो मकसद है, ये बहुत आसानी से तो समझ नहीं आ सकता। लेकिन किसी भी सूरत में, ख्वाह वो 67 का हो, 1949 का हो, या इससे पहले का हो, या इसके बाद का हो, हम तो अमन पसंद कौम हैं और हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। मासूम, मैं और आप मीडिया पर, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि दिल दहल जाता है जब मीडिया पर इस किस्म की खबरें और इन मासूम बच्चों की लाशें देखी नहीं जाती, इनको ज़ख्मी में देखा नहीं जाता। आए दिन मैं और आप सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स पर हमले हुए हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो अपने प्यारों की लाशें देखकर बड़े अफसुर्दा हुए हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, ये सिलसिला कोई ऐसा नहीं है जो फौरी तौर पर थम जाए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन इससे रोकने के लिए, इस पर थोड़ी सी पेशरफ्त करने के लिए हम सबको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। और सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, रियासतों को आगे बढ़ना पड़ेगा। रियासतों के काम जो है वो दुआओं से नहीं चलते। आवाम अल्लाह ताला से ज़रूर सरबा सुजूद होकर, हाथ उठाकर दुआ कर सकती है, लेकिन रियासतों को पॉलिसीज़ अपनानी पड़ती हैं, और रियासतों की दुआओं से नहीं, पॉलिसीज़ से कहानियाँ आगे बढ़ती हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी के साथ दुनिया के इस्लामी ममालिक को कम अज़ कम यकजा करने की कोशिश करें। और क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहा जाता है, पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर आज़ाद मुल्क कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा रहा है।
और पाकिस्तान का मतलब क्या भी रहा। तो अब मौका है पाकिस्तान के पास कि एक बार फिर अल्लाह ताला ने ये चांस दिया कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक को यकजा करने की एक छोटी सी कोशिश कर ले। मुस्लिम दुनिया के साथ साथ वेस्ट और अमेरिका को ये समझाने की कोशिश करे या बावर कराने की कोशिश करे कि इस तरह से इसराइल के साथ शाना बशाना खड़ा होना किसी भी मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है, और इससे दुनिया का एक हिस्सा है वो कट कर रह जाता है। और रशिया ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है इस अहम तरीन मौके पर, और फ़लस्तीन का साथ निभाने की बात की है और अमेरिका को चुप कराने की बात भी की थी। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था। तो शट अप कॉल दी थी अमेरिका को रशिया ने। लेट्स सी, मैं फिर कह रहा, इसीलिए मैंने कहा कि ये कहीं जंग अजीम तीसरी जंग अजीम का आगाज़ तो नहीं होने जा रहा। अब तक की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। वी होप्स हो कि आगे आने वाली सूरत हाल और बेहतर हो जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और दुआ है कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के लिए आसानियाँ पैदा करे और इसराइल को और इस जैसे तमाम जंगजू ममालिक को हिदायत दे कि वो इंसानियत का पास रखें और रहने का हक़ दें उन लोगों को जो ज़िंदा रहना चाहते हैं। इन अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।